जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। भारत देश जिसकी रचना बड़ी सुंदर तरीके से की गई है। भारत का संविधान कई देशों से मिलाकर इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ के लोगों को, हर वर्ग को सुख सुविधा हो, हर वर्ग के अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके। उसी क्रम में आज हम लोग लगभग 1.5 साल हुआ आंदोलन का। 1.5 साल से आंदोलन के दरमियान बहुत सारी चीज़ों को लेकर आंदोलन करने का अवसर मिला, कभी भाषा को लेकर, कभी स्थानीयता को लेकर, कभी नियोजन को लेकर। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा प्रमुख मुद्दे झारखंड में दिख रहे हैं वह है ज़मीन संबंधित, कि किस प्रकार झारखंड के लोगों के ज़मीन को कभी कंपनी के माध्यम से, तो कभी गैर झारखंडियों के माध्यम से, तो कभी उच्च पदाधिकारियों के माध्यम से ज़बरदस्ती अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस क्रम में बहुत सी सारी चीज़ों को अध्ययन करने का अवसर मिला कि आखिर माने इतनी आसानी से हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण क्यों हो पा रहा है, आखिर क्या कारण है, या फिर कहाँ कमी रही भारत के संविधान में, या फिर अगर संविधान में हमारे लिए शक्तियाँ थीं तो उसे कमी किस आधार पर किया गया कि आज मनमाने ढंग से औने पौने दाम में कहीं 1700 रुपया डिसमिल, तो कहीं 2000 रुपया डिसमिल, तो कहीं 3000 रुपया डिसमिल हमारी ज़मीनों का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। तो सबसे पहले आज मैं तमाम लोगों के जो भी हमारे साथी जुड़े हैं उन्हें आर्टिकल 31 का मैंने जिक्र किया है, और ये मेरा निजी विचार है, मेरा स्वविवेक से अपना आत्मचिंतन, आत्ममंथन से मैं जो भी आर्टिकल 31 के रिमूव करने यानी हटाए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटाए जाने का जो विषय है उस पर जो भी मैं विचार आज रख रहा हूँ, ये मेरे निजी और स्वतंत्र विचार हैं। और ये मैंने जो आत्मचिंतन और मंथन किया है उसके आधार पर मैं ये विचार रख रहा हूँ। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, कारण भी भिन्न हो सकते हैं उसे हटाने का। तो फिलहाल झारखंड में आतंक है कंपनियों का, मनमाने ढंग से, कहीं एनटीपीसी, तो कहीं बीसीसीएल, तो कहीं टाटा, तो कहीं टिस्को, तो कहीं वेदांता, तो कहीं इलेक्ट्रो स्टील, लगातार कंटिन्यू झारखंड के लोगों का जमीन का अधिग्रहण कर रही है। और चूंकि अब इसका संबंध आर्टिकल 31 से कैसे है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत का संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है। अगर बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, अमेरिका से राष्ट्रपति निर्वाचन और मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जर्मनी से आपात प्रबंध, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, रूस से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुता का जिक्र, ठीक इसी प्रकार कनाडा से संघीय ढांचा। कुल मिलाकर काफी देशों से भारत के संविधान को लिया गया है। तो ठीक जब भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका में 7 मौलिक अधिकार हैं, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अमेरिका के पास 7 मौलिक अधिकार हैं, और भारत ने जब अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया था तो भारत के पास भी 7 मौलिक अधिकार थे। यानी आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ये हम सभी जानते हैं और हम सभी पढ़ते हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अमेरिका में और एक अधिकार है, और वहाँ है संपत्ति का अधिकार, जो भारत में भी था। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारत के संविधान में भी 7 मौलिक अधिकार थे, और 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में था। लेकिन कितनी चालाकी के साथ, भले लोग कहें कि किसानों का देश है, लेकिन किसानों का देश नहीं है, ये देश कॉरपोरेट्स का है, चंद मुट्ठी वर्ग कॉरपोरेट्स का है, कंपनियों का देश आज भी भारत है। इसीलिए सन 1978 में भारतीय संविधान में 44वां संशोधन करते हुए, सन 1978 में 44वां संशोधन करते हुए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 जहां संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार का मतलब नेसेसरी। अगर गवर्नमेंट आपको मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार को मुहैया नहीं कराती है तो न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करके आपको मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करती है। तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है नेसेसरी, यानी 1978 तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए संपत्ति का अधिकार नेसेसरी था, लेकिन उनसे हटा दिया गया। अब हटाने का क्या कारण हो सकता है, इसमें विद्वानों की अलग अलग दलीलें हो सकती है, लेकिन हम एक छात्र होने के नाते और जो जितनी मेरी समझ है उस समझ के आधार पर हम कहना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी समस्या है जमीन को लेकर।
आज मान के चलिए हम लोग गांव में रहते हैं, संपत्ति अगर हमारे पिताजी अगर अपनी संपत्ति को हमें ट्रांसफर करते हैं तो क्या देते हैं? जाहिर सी बात है, एक छोटा सा घर देते हैं और मैक्सिमम खेत देते हैं, यानी जमीन देते हैं। वही हमारे पूर्वजों की संपत्ति हमें ट्रांसफर होती है और वही संपत्ति को हम फिर अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं, यानी मेन मैटर है संपत्ति, जमीन। अब देखिए, चूंकि ये कॉर्पोरेट्स का देश है, भले कागजों में कहे देश के राष्ट्रपिता कहते थे भारत किसानों का देश है, किसानों की आत्मा माने गांवों की आत्मा किसानों में और खेतों में, लेकिन वास्तविकता है चंद मुट्ठी भर कॉर्पोरेट का देश इन्होंने बीते 75 सालों में बना के रख दिया है। अब संपत्ति का अधिकार यदि मौलिक अधिकार होता, समझने वाली बात है, और ये मेरा आत्मविवेक, मैं अपने स्वतंत्र विचार रख रहा हूं, यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता और आज भी आर्टिकल 31 में होता, तो जिस प्रकार कंपनी हमारी जमीनों को जबरन अधिग्रहण कर रही है, ये नहीं कर पाती। क्योंकि मौलिक अधिकार मतलब संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार, तो जो दर है वो हम तय करते हैं। जो भी रेट है, जिसे कंपनी अभी नया वन में जो पाइपलाइन बिछा रही है 1700 रुपया डिसमिल दे रही है। आप समझ सकते हैं 1700 रुपया में अंडरवेयर नहीं होता है, 1700 रुपया में मनपसंद नेता लोग का अंडरवेयर नहीं होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के भाई तो दिल्ली अंडरवेयर खरीदने जाते हैं, यानी 1700 में अंडरवेयर नहीं होता है, और वहां 1700 दाम में हमारे गांव की जमीनों को अधिग्रहण करने का, या फिर जिस प्रकार से लीज में हो, दिस दैट हो, लेने का कार्य कर रही है, या फिर उनके जमीनों को 1700 रुपए रेट लगा रही है, मात्र 1700 रुपए। क्यों? न संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में इन्होंने इसीलिए हटाया कि मनमाने ढंग से गरीब किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर पाए। ये लाख कहें, देश के बड़े बड़े नेता लाख कहें कि हम किसानों की सोचते हैं, आम गरीब व्यक्ति की सोचते हैं, सब झूठ कहते हैं। अगर यह वास्तव में देश की सोचते हैं तो संपत्ति का अधिकार को फिर से आर्टिकल 31 में लगाया जाए, आर्टिकल 31 में उसे लाके हट रखा जाए, और नेसेसरी किया जाए कि इस देश में कोई भिखमंगा नहीं रहेगा, इस देश में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। तब तो जानेंगे कि संपत्ति का अधिकार वास्तव में मौलिक अधिकार आ जाए, तब हम मानेंगे कि ये लोग सही सोचते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए सड़क का चौड़ीकरण हुआ, आप सभी जानते हैं, जिसको मन बुझाया, जहां जैसा मन बुझाया गवर्नमेंट ने रेट लगाया और जमीनों को ले लिया। लेकिन यदि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में होता और वो मौलिक अधिकार होता, तो गवर्नमेंट नहीं, रैयत रेट तय करती। उसके बाद यदि किसी रैयत को ये पसंद नहीं आता कि भाई हम आपका जमीन हम नहीं देंगे, हमें आपका रेट पसंद नहीं है, तो वो सीधी सड़क को दाएं से बाएं से घुमा कर ले जाना होता। ये होती शक्ति मौलिक अधिकार की। मान के चलिए सब पूरे गांव वालों ने जमीन दे दिया और बीच में मेरा इतना छोटा सा जमीन पड़ता है, लेकिन अगर हम नहीं दिए तो उसको दाएं से 5 किलोमीटर घुमा के क्यों नहीं ले जाए सड़क को, उसे ले जाना होगा, यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो। क्योंकि मौलिक अधिकार की अपनी एक अलग ताकत होती है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहां 7 मौलिक अधिकार थे, भारत ने 7 मौलिक अधिकार को एडॉप्ट भी किया, लेकिन जब 1978 आया तो 44वां संशोधन करते हुए जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे माने 301 में डाल दिया गया, ताकि यहाँ के लोग अपना संपत्ति का बचाव ना कर सके और न्यायालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। दूसरी बात, इस देश में भिखमंगा पैदा हो सकता है। यह देश कहता है हम विश्वगुरु बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे। दुबई में कोई पैदा होता है तो पैदा होते करोड़पति हो जाता है। इजराइल में सुने 56 लाख का मालिक हो जाता है, वो जन्म से ही 56 लाख का, कहीं 1 करोड़ का मालिक हो जाता है। और भारत में जन्म से भिखमंगा होता है, यानी भिखमंगा होना भारत का कानून है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपका मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार नहीं है। यानी भारत देश में अगर कोई भिखमंगा है, कोई भीख मांगता है, कोई भूमिहीन मानता है, तो ताज्जुब की बात नहीं है। भारत की सरकार ऐसा चाहती है, इसीलिए 1978 में संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, उसे आर्टिकल 300 में डाला गया, 300A में डाला गया, ताकि गांव वालों की, किसानों की जमीन को अधिग्रहण आसानी से कर सके। अगर वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता, तो जो भी जमीन BCCL अधिग्रहण करे या CCL करे या टाटा करे या बिरला करे या टिस्को करे या वेदांता करे या इलेक्ट्रो स्टील करे या फिर अन्य कंपनियां करे, उसको दर हमारे हिसाब से देना होगा, उसको दर बाजार के हिसाब से देना होगा। लेकिन अभी क्या होता है, आप पैसा लें तो ठीक है, नहीं तो ट्रेजरी में डाल दिया। जमीन आपकी पुरखों की, इस जमीन को आपने बनाया है, आपने बचाया है, और पैसा कहाँ डाल देती है, ट्रेजरी में। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, ये कंडीशन है। इसीलिए मेरा मानना है कि संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था और वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया गया था, उसे बहुत चालाकी, जालसाजी, षड्यंत्र और साजिश के तहत हमारे हुक्मरान ने, इन बेईमान संसदों ने नियम बनाकर इसे 300A में डालने का काम किया है।
आज अगर वो 31 में होता तो किसी, चाहे बीसीसीएल रहे चाहे टाटा रहे, किसी का औकात नहीं था कि मनमाने ढंग से किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर पाए। विस्थापितों की जमीन, रैयतों की जमीन वह तय करती रेट, जो रैयत वह तय करे रेट। और क्यों ना करे भाई, कौन से भारत सरकार की जमीन है? सबसे बड़ा डर यहाँ दिखाया जाता है, सबसे बड़ा डर भारत देश में क्या दिखाया जाता है? सीओ जमीन का मालिक है। भाई सीओ पैदा नहीं हुआ था तब से हम जोतते हैं, कोड़ते हैं जमीन को। सबसे बड़ा डर कि एसडीओ मालिक है, सीओ मालिक है, भारत सरकार मालिक है। भारत सरकार 1947 में बना है और ये भारत सरकार को अंग्रेज ने बनाया। सीधी बात, भारत सरकार जानती कहाँ थी जी? यहाँ राजा लोग होते थे, रानी के लिए युद्ध करते थे, दारू पी के युद्ध करते थे। यहाँ राजा लोग होते थे, मैक्सिमम राजा स्त्री को पाने के लिए युद्ध करते थे। हाँ, 2-4 राजा महान हुए, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। बाकी सुरा सुंदरी में लिप्त राजा हुआ करते थे। यहाँ लोकतंत्र भारत में जानता कौन था? और अगर जानता भी था तो गाँव में कबीलाई लोग लोकतंत्र जानते थे, गणतंत्र जानते थे। गाँव में जो आदिवासी कौम थी वे लोग गणतंत्र जानते थे। भारत बड़े पैमाने पर लोकतंत्र तो अंग्रेजों ने सिखाया है। तो उसी, अगर अंग्रेजों को भी बात करें तो अंग्रेज 1600 पीरियड के हैं। तो क्या हमारे पास जो हमारी खेत है वो 1600 पीरियड की है? उससे कई गुना, कई हजार साल पहले की है। तो फिर ना ये अंग्रेज सरकार की जमीनें हैं, ना भारत सरकार की जमीनें हैं, ना सीओ और ना एसडीओ की जमीनें। लेकिन यहाँ डर बैठाया जाता है भारत सरकार की जमीनें। क्योंकि किसको? एक किसान को। आज तक किसी उद्योगपति को कोई डर नहीं। वह मनमाने ढंग से जमीनों का अधिग्रहण करता है, 1 एकड़ का अधिग्रहण करता है, 1.5 एकड़ में काम करता है। आज जो माइनिंग का रूल है, क्या है माइनिंग का रूल? क्या इसी प्रकार ओपन कास्ट करके छोड़ने का रूल से, वहां मिट्टी भरने का, बालू भरने का रूल से? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो डंडा चलता है ना, ये केवल और केवल गरीबों पर चलता है, किसानों पर चलता है। तो इसलिए आर्टिकल 31 जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अंगीकृत था, उसे चालाकी के साथ इस देश के हुक्मरान ने, डॉक्टर हरिओम पवार बढ़िया एक लाइन कविता बोलते थे कि मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। तो उन संसदों को थोड़ी फर्क पड़ता है, दूरदर्शिता नहीं है। अपना परिवार का पेट भरने के लिए वहां गए हैं। 2-4 होंगे ईमानदार, उनको नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार 2-4 राजा भारत देश में ईमानदार थे जो देश को बचाने के लिए युद्ध करते थे। बाकी तो सुरा सुंदरी में लिप्त होकर किसी नारी को जीतने के लिए युद्ध किया करते थे। इतिहास छुपा नहीं है, इतिहास सब जानता है, इतिहास खुल भी रहा है। 2-4 रहे हैं महान राजा महाराजा, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन मैक्सिमम तो उसी कंडीशन के थे। और ये लाइन हम इसलिए रखें क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं भारत सरकार, तो भारत सरकार को अंग्रेजों ने दिशा दिखाई है। बाकी राजाओं का राज था भारत देश में, और किस कंडीशन में राजाओं का राज था ये आप और हम सभी जानते हैं। उसके बाद बात आती है बीसीसीएल, क्योंकि धनबाद क्षेत्र में बीसीसीएल कह सकते हैं इसका एक आतंक है। बहुत सारे लोग, और एक बात, बहुत सारे लोग इस बात को भी कहेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से इसलिए हटाया गया है ताकि कोई आम व्यक्ति किसी दिन अगर किसी परियोजना के लिए किसान की जमीन ली जाए तो वो विरोध ना करे। अच्छी बात बताइए, 1978 में मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। लेकिन 1951 में तो सिंदरी वासियों ने जमीन दिया था, जब मौलिक अधिकार, हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था। इसका मतलब क्या है कि किसान कभी विकास विरोधी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कितना ख्वाब दिखाया कि यहाँ सबसे एशिया के सबसे बड़े खाद्य कारखाना को स्थापित करेंगे। कहाँ? सिंदरी में, 1951 में। जबकि मौलिक अधिकार को उससे 27 साल बाद 1978 में रिमूव किया गया है। 1978 में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से 1978 में रिमूव किया गया है। उससे पहले तो बोकारो में बीएसएल स्थापित हो चुका है 1964 में, 1951 में सिंदरी, 1958 में भी शायद रांची में कोई कारखाना स्थापित हो चुका है। तो इसका मतलब यह नहीं, किसानों ने हमेशा जमीन दिया है, संपत्ति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार रहने के बावजूद भी जमीन दिया है और ठगे गए हैं। तो फिर ये सवाल, जो संशय बना था कि नहीं किसान जमीन नहीं देंगे किसी विकास के काम के लिए, गलत है। किसानों से अगर बढ़िया से बातचीत किया जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें आश्वस्त किया जाए कि नहीं इस जमीन को देने के बाद जो भी उद्योग स्थापित होंगे उससे देश के साथ साथ उस किसान के गांव की भी उन्नति होगी, तो वो कभी पीछे नहीं हटा है। उदाहरण है सिंदरी, बोकारो के कल कारखाने उदाहरण है। जो भी झारखंड में स्थापित कल कारखाने हैं वह कुछ तो आज़ादी से पूर्व के भी हैं, तो वो तो उसका उदाहरण है कि किसानों ने कभी बाध्यता नहीं की है, किसानों कभी बाधक नहीं बने हैं, उन्होंने कभी रोड़ा नहीं डाला है। लेकिन शर्त यह है कि आपने जो ख्वाब उन्हें दिखाया था वो ख्वाब कहाँ तक पूरा हुआ। आज बीसीसीएल की बात करें, बीसीसीएल का तो फुल फॉर्म लगता है ब्रिटिश कोकिंग कोल लिमिटेड है, ना कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। एक जगह अगर किसान उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो समझ में आए कि चलिए किसान का कुछ फॉल्ट हो सकता है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बीसीसीएल और किसानों की रैयतों के बीच हो सकती है। अभी फिलहाल धनबाद की बात करें,
गोदर में समस्या की ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल। बोली की बात करें तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल, गड़रिया की बात करें तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल, लोयाबाद की बात करें तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल, बलियारी की बात करें तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल। यार हर जगह तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल है। तो ऐसे में आभास होना कि आखिर बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है या ब्रिटिश कोकिंग कोल लिमिटेड है, समझ में नहीं आता है। आप अगर बेरमो साइड चले जाएं तो वहाँ ग्रामीण वर्सेस सीसीएल, आप अगर घाटो कुजू चले जाएं तो वहाँ भी ग्रामीण वर्सेस कोल कंपनियाँ। तो ग्रामीणों का संघर्ष इन कोल कंपनियों से क्यों है? अभी आज लोग कहते हैं कि कोल कंपनियों का, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आज वर्तमान प्रधानमंत्री दोनों कंपनियों के बारे में कहते हैं कि ये राष्ट्र के निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अरे भाई कैसा निर्माण हुआ? 70-75 साल तो बीत गए हैं। 1951 में सिंदरी वासियों ने जमीन दी है, क्या विकास हुआ है उनका? सर्वे किया जाए, रिपोर्ट कार्ड मंगाया जाए और देखा जाए कि कितना विकास उनका हुआ है। और राष्ट्र की भी अगर विकास की बात कर रहे हैं तो कहाँ? आज भी भूखमरी है, आज भी गरीबी, आज भी तंगहाली है, और जो भी इंडेक्स है उसमें तो हम पीछे हैं। कहीं 110 नंबर में, कहीं 150 नंबर में, कहीं 140 नंबर में, हर जगह तो हम पीछे हैं। तो फिर आखिर विकास हुआ तो हुआ किसका? बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, अगर बीसीसीएल के माध्यम से झारखंड में अगर किसी का विकास हुआ है तो चंद मुट्ठी भर जो यूपी बलिया से दबंग लोग आए थे उनका विकास हुआ है, अरबपति बन गए हैं। ये सच्चाई है, पेपर में छपे इश्तहार सच्चाई है कि 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। डीसीएसपी मुख्य दर्शक बन के रहते हैं। जब एक महीना में और हालिया एक समय का कोयला चोरी का 600 करोड़ का आंकड़ा पेपर छापती है, तो आज लगभग 70 सालों से 50 सालों से कोयला का खनन किया जा रहा है। कितना कोयला चोरी हुआ होगा, कितना राष्ट्र का नुकसान हुआ होगा? तो राष्ट्र का नुकसान खाली किसान ही करता है कि जमीन नहीं देने से राष्ट्र का नुकसान हुआ, हम जमीन नहीं दिए कोयला कोड़ने के लिए तो राष्ट्र का नुकसान हुआ। और जो धड़ल्ले से अरबों टन कोयला जो बेचा जा रहा है, कई सालों से बेचा जा रहा है, उससे राष्ट्र का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बेचने वाले उद्योगपति हैं। वहां कौन बोलेगा? क्योंकि उनका संबंध सीधा दिल्ली में बैठे किसी मंत्री से है, उनका संबंध दिल्ली में बैठे किसी सांसद से है। तब राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ एक थाना प्रभारी से लेकर बीडीओ सीओ होते हुए, डीएसपी एसपी होते हुए, कलेक्टर से होते हुए, आईजी होते हुए, मुख्यमंत्री से होते हुए केंद्रीय मंत्री और तक जाता है कोयला का कमीशन, तब राष्ट्र को नुकसान नहीं होता है। राष्ट्र को नुकसान होता है जब कोई जरियत जिद पे आ जाए कि भाई जमीन हम नहीं देंगे, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, तब यहाँ मीडिया में हवाबाजी होती है कि राष्ट्र का नुकसान होता है, आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप जमीन नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर उसी कोयला को चोरी करके मैंने थाना प्रभारी से लेकर मैंने राज्य की सरकार और केंद्र के मंत्रियों तक सेटिंग किया जाए, तब राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। और ये सच्चाई है। अब हर चीज का प्रूफ थोड़ी मिलेगा, हर चीज का लिखित, चोरी का लिखित प्रूफ मिलता है, स्मगलिंग का लिखित प्रूफ मिलता है। यही सड़कों पर पता चल जाएगा, जिस धड़ल्ले से कोयला की चोरी हो रही है, जिस प्रकार एक थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी एसपी तक बंधा हुआ है, वो प्रमाण करता है। तब राष्ट्र का नुकसान नहीं हो रहा है, तब राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। एसपी कोयला चोरी में शामिल रहे, राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। डीसी कोयला चोरी में शामिल रहे, राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। थाना प्रभारी तो गिनिए मतलब है सबका, ऊपर लेवल तक कोयला चोरी में सेटिंग होता है, तब राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। बड़ा 30 मार्खा लोग, दबंग लोग, मेंशन के नाम से जब कोयला चोरी होता है, तब राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। राष्ट्र का नुकसान कब होता है? जब एक गरीब आदमी जिसका खेती बाड़ी के लिए वही जमीन बचा था और वह जमीन बीसीसीएल को, सीसीएल को, ईसीएल को देने से इनकार करता है, तब बोलता है अरे आप तो राष्ट्रद्रोही हैं, आप राष्ट्र के निर्माण के लिए, कोयला कोड़ने के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। ये सोच बदलनी होगी देश को। देश के सांसदों से कहिए बिजली, नली, गली, सड़क बाद में बनाए, पहले सबसे महत्वपूर्ण कानून जमीन का कानून हो, क्योंकि अंग्रेजों से हमने लड़ाई जमीन बचाने के लिए लिया है। संपत्ति अगर नहीं होगा तो उस इंसान का इस धरती में रहकर क्या फायदा है? बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटकेगा क्या? तो इसलिए अगर संपत्ति को सुरक्षित करना है तो पहले आर्टिकल 31 को, मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 31 से जो हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को, उसे वापस ला के दिखाइए। विजन इनके पास नहीं है। किसी ने सही कहा है, और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ठीक बोलते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला की मचान पर। पता नहीं लाल किला के मचान पर कब क्या क्या कानून बनेगा जो तुम्हारी खेतों को ही बेच देंगे। उसी के प्रमाण है 1978 का संशोधन और आज वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में कृषि कानून। एक सरकार की क्यों बात करें? जितनी भी सरकारें आएंगी, सरकार चुनती कौन है? सरकार जनता चुनती है, लेकिन जनता किस माध्यम से चुनती है? बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। पैसा खर्चा करने वाले कौन है? कॉर्पोरेट्स वर्ग। तो कॉर्पोरेट्स को हित में रखकर कानून बनता है। जब भी बजट पारित होता है, भले कहते हैं कि मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को देखकर बजट आया है, गलत बात है। कॉर्पोरेट्स को देख के बजट आया है। आज मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्ति, और जिसकी संपत्ति है, जिसने सदियों वर्षों पूर्व जोत कर, कोड़ कर, पहाड़ काट कर, जंगल साफ कर जमीन को बनाया है,
उससे 1700 रुपया डिसमिल जमीन लिया जाता है। ऐसे में अब किसानों से यही कहेंगे, कंपनी का शासन बहुत देखा, अब किसानों का शासन होना चाहिए। किसानों के हाथ में जो कुल्हाड़ी, उसके हल जो है वो केवल मिट्टी कोड़ने के काम नहीं आना चाहिए, ऐसे शत्रुओं की आंखों को कोड़ने के काम आना चाहिए, उनके सीने को कोड़ने के काम आना चाहिए। तभी किसानों का स्वराज इस देश में स्थापित हो पाएगा। और नहीं तो इसी प्रकार कानून बनते रहेंगे, किसानों की जमीन छीनती रहेगी, भूमि अधिग्रहण के नाम पर, तो कभी विकास के नाम पर, योजना परियोजना के नाम पर। क्या नहीं दिया झारखंड में, तो हमको लगता है 25% जमीन तो कंपनी के अब कब्जे में है। बदले में झारखंड को क्या मिला? कहाँ है झारखंड? क्या शिक्षा व्यवस्था में है? स्वास्थ्य में कहाँ है झारखंड? रोजगार में कहाँ है झारखंड? 12 लाख मजदूर भीख मांगने गए हैं बाहर। 25% जमीन, सरकारी आंकड़े कहते हैं 17 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है विकास के नाम पर। कितना विकास हुआ? अगर वास्तव में विकास हुआ तो 12 लाख मजदूर बाहर क्या कर रहे हैं? कटोरा लेकर बाहर क्यों गए हैं? ये केवल और केवल ढकोसला है। हुआ है? अगर विकास का हो, अगर आप दावा करते हैं, लोग हम लोग को विद्रोही कहते हैं, हम लोग को माने विद्रोही कहते हैं हम लोग को जब सवाल और जवाब करते हैं तो विकास तो अंग्रेजों ने भी किया है। रेल लाइन अंग्रेजों की है, ये कलेक्ट्री व्यवस्था अंग्रेजों की है, बीडीओ की व्यवस्था अंग्रेजों की है, थाना व्यवस्था अंग्रेजों की है, एरोप्लेन अंग्रेजों का है, बढ़िया बढ़िया डैम अंग्रेजों का है। उखाड़ के फेंक दीजिए। काहे भगाए अंग्रेजों को? क्यों विरोध हुआ अंग्रेजों का? अंग्रेजों का विरोध क्यों हुआ भाई? अगर लगता है कि नहीं कंपनी विकास की है, राष्ट्र की उन्नति में उसका योगदान है, किसने कहा नहीं है? अंग्रेजों का भी योगदान था राष्ट्र की उन्नति में, मुगलों का भी योगदान है राष्ट्र की उन्नति में, ठीक उसी प्रकार बीसीसीएल का योगदान है राष्ट्र की उन्नति में, टाटा का योगदान है राष्ट्र की उन्नति में। किसने कहा कि नहीं योगदान है? लेकिन मैक्सिमम उनका योगदान चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए है। उनकी योजनाओं से चंद मुट्ठी भर, अरे जिन्होंने जमीन दिया, जमीन दान किया, वे लोग कहाँ हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि कल कारखाने आधुनिक मंदिर हैं। अरे भाई, आधुनिक मंदिर को खड़ा करने के लिए जिन्होंने जमीन दान दिया, आज वो जमीन पर चलने लायक नहीं है, जमीन दोज हो चुके हैं। इसलिए एक ही संदेश भारत झारखंड के लोगों से, सभ्यता संस्कृति जमीन पर बनती है, हवा पर नहीं बनती है। उस जमीन को बचा के रखिएगा, नहीं तो कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई भाषा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जमीन नहीं बची, कुछ नहीं बचेगा। आज सब चाहते हैं ना, धर्म की बात करते हैं। मैं स्पष्ट कहूँगा, खेत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। अगर खेत नहीं बचा तो जिसका खेत नहीं है, जिसका जमीन नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो बन जा रहा है। उसे अगर मंदिर में रोटी मिलेगी तो मंदिर का शरण ले लेगा, मस्जिद में रोटी मिलेगी तो मस्जिद का शरण ले लेगा। उसका धर्म ना होता है, ना जात होता है। इसीलिए ज़मीन को बचाइए, अपने खेत को बचाइए, नहीं तो आने वाले साल बहुत दुर्लभ होने वाले हैं। और साथ ही हुक्मरान, इनको कहिए, अगर वास्तव में किसान हितैषी है, और कहाँ का किसान हितैषी भाई, कितने चालाक। भारतीय संविधान में मूल 395 अनुच्छेद है, एक भी अनुच्छेद पूरा नहीं है जहाँ किसान का जिक्र है। राष्ट्रपति का जिक्र है 7-8 अनुच्छेद में, उपराष्ट्रपति का जिक्र 7-8 अनुच्छेद में, प्रधानमंत्री का जिक्र 3-4 अनुच्छेद में। किसान का जिक्र एक अनुच्छेद में नहीं है। एक वो 48 में होगा भी, कृषि, मत्स्य, पशुपालन मिलाकर है। अकेले स्वतंत्र किसान का जिक्र एक भी आर्टिकल पूरा नहीं है। अगर है तो दिखाइएगा, हम करेक्शन कर लेंगे। और कहते हैं भारत किसानों का देश है। जिस संविधान से भारत चलता है, जिस संविधान से पूरा भारत चलता है, उस संविधान में एक लाइन कहीं नहीं है किसान के लिए। और फिर हम कैसे कहेंगे? इसीलिए कहते हैं तार्किक बनिए, भावनाओं में, भक्ति में, आस्था में, और आंख बंद करके बहुतों विश्वास किया। अब लॉजिकल बनिए। और तर्क थोड़ा सा चोट देती है, क्योंकि तर्क भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, तर्क कभी कभी आस्था को भी डैमेज करती है, जो भगत सिंह ने किया था। सवाल, तार्किक सवाल थोड़ी सी आपकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाएगी, लेकिन तर्क कीजिए। किसानों का देश है, भारत किसानों का देश है। सब हमने सुना और गदगद हो गए। कहाँ किसानों का देश है? 1700 रुपया डिसमिल किसान से जबरन जमीन लिया जाएगा, और भारत किसानों का देश है। एक आर्टिकल पूरा नहीं है भारतीय संविधान में किसान के नाम पर। भारत किसानों का देश है, तो इसीलिए अगर कुछ करना है तो पहले भारतीय संविधान में एक आर्टिकल नहीं, एक पूरा भाग किसानों के नाम पर होना चाहिए। और आर्टिकल 31 को वापस संपत्ति के अधिकार बना को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, तब आम व्यक्ति और कहिएगा कि हम विश्व गुरु हैं। आम व्यक्ति के भिकमंगा रहेगा, आम व्यक्ति बंजारा बन के रहेगा, आम व्यक्ति भूमिहीन रहेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, वेदांता की उन्नति से राष्ट्र उन्नति नहीं माना जाएगा। राष्ट्र उन्नति गांव के सबसे गरीब आदमी, गंगवार, रामू, मंगरा, बुधवा, इनकी उन्नति से राष्ट्र की उन्नति को नापा जाए।
लेकिन हम राष्ट्र की उन्नति अंबानी, अडानी, टाटा बड़े बड़े दिग्गजों की उन्नति से नापते हैं, इसीलिए आज तक धोखा हुआ है। राष्ट्र की उन्नति गंगवा, मंगरा, बुधना, शनिचरवा इनकी उन्नति से नापा जाए। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।